Bookkeeping is the process of recording and organizing all the business transactions. It focuses on recording day-to-day financial transactions like grants, donations, and program expenses. Keeping this in mind, Vishwa Yuva Kendra, in collaboration with Bosch India Foundation, organized this webinar to discuss and learn about the importance of booking and financial management in NGOs and CSOs. सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात, सभी पार्टिसिपेंट्स को भी सुप्रभात। आज के मॉड्यूल के जो फैकल्टी हैं सीए सुभाजी साहू सर, हमारे विश्व युवा केंद्र के चीफ कंट्रोलर श्री उदय शंकर सिंह सर, प्रोग्राम ऑफिसर श्री अजीत कुमार राय सर, और इस मॉड्यूल को बिल्कुल सुचारू रूप से डेवलप किया और चलाने में जो सहयोग कर रहे हैं श्री डॉक्टर हरीश वशिष्ठ सर, जो कि क्रिएटिविटी अलायंस के डिप्टी डायरेक्टर हैं, और साथ ही हमारे सभी प्रिय पार्टिसिपेंट्स और हमारे सभी बीवाईके के टीम का मैं विश्व युवा केंद्र और बॉस इंडिया फाउंडेशन की तरफ से समस्त परियोजना मॉड्यूल 7 के स्वागत करते हुए बहुत हर्ष और खुशी हो रही है। तो जो हमारा मॉड्यूल 6 का जो रिकैप था, राइटिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर सीएसआर एंड अदर डोनर्स, इसके बारे में हरीश सर ने हम लोग को बहुत ही सरलता से उस दिन पूरा डिटेल में हमें समझाया था। और मैंने देखा था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक हमारे पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि हमने पहली बार एक अच्छे से सुचारू रूप से एक प्रपोजल लिखा हमने, तो बहुत खुशी हुई वो मैसेज देख के एक्चुअली में। तो उसके कुछ पॉइंट हमने लिए हैं, जैसे कि प्रपोजल जर्नी, जिसमें हरीश सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि रिसर्च एनालिसिस कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल डोनर, उनको कॉल, इनवाइट और अप्रोच कैसे करें, कॉन्सेप्ट नोट कैसे डेवलप करें, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश करें, अपना कॉन्सेप्ट नोट कैसे शेयर करें, और इसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन और उसका फेस डिस्कशन और न्यू प्रपोजल कैसे डेवलप करें। सर ने बहुत 2-3 इंटरनेशनल और अपना नेशनल 2-3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी प्रोजेक्ट प्रपोजल के हमारे साथ शेयर किया था। और साथ ही दूसरे हमने सीखा था कि अगर हम एक टेम्पलेट प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट अगर हम क्रिएट भी कर रहे हैं तो उसका रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी सर ने बताया था कि उसमें प्रोजेक्ट का टाइटल होना चाहिए, प्रोग्राम का बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट इश्यूज और चैलेंजेस, उसके होने से क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बताया था, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसके बारे में बताया था, प्लान कैसे करें, उसका आउटकम्स, आउटपुट कैसे डिसाइड करें, एक्टिविटी क्या क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन उस प्रोजेक्ट का क्या होना चाहिए, और बजटिंग। कॉन्सेप्ट नोट में तभी रखे सर ने बताया था जब कोई जो डोनर एजेंसी है वो हमसे पूछे और अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री और फुटप्रिंट उसमें लिखे। फिर हमने सीखा था प्रोग्राम मैनेजमेंट साइकिल के बारे में, जिसमें हमने देखा कि नीड आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिएटिंग बेसलाइन सर्वे कैसे करें, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करें, प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे करें, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, और उसका फॉलोअप और रिप्लानिंग के बारे में हमने सीखा था उस दिन। और आज का जो मॉड्यूल है उसका हेडिंग है बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बुक कीपिंग, जिसमें आज हम सीए सुभाजी साहू सर से सीखेंगे कि अकाउंटिंग सिस्टम एनजीओ का कैसा होना चाहिए, बजट एनजीओ का बजट और मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, बुक कीपिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में सीखेंगे, और ऑडिटिंग के बारे में भी हम आज साहू सर से जानेंगे। और जैसा कि सभी पार्टिसिपेंट जानते हैं कि हमने हर एक मॉड्यूल के लिए अपना एक असेसमेंट बनाया हुआ है, प्रोसेस बनाया है, जिसमें अटेंडेंस का हमने 30%, असाइनमेंट 1 का हमने 25%, असाइनमेंट 2 का हमने 25% और रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडॉप्टेबिलिटी के लिए हमने 20% रखा है। कोई भी फंड रेज करने के लिए जो चीजें 5 साल पहले था वो अभी है नहीं। सीएसआर फंडिंग कोई देने से पहले भी वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भेज रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म भेज रहा है, एक प्रोग्राम पर्सन भेज रहा है जो आपकी खाता बही जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है, आपकी फील्ड है, उसको वेरीफाई कर रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि एक ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस होता है, प्री फंडिंग इवैल्यूएशन होता है, वो सभी कुछ चीजें देखने के बाद पैसा मिलता है।
वो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करना, सब कुछ करना, वो होने के बाद तभी जाके, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको पैसा मिलना इज नॉट दैट इजी। सीएसआर एक्ट में चेंजेस आ गया है, सब कुछ हो गया, हम लोग सब कुछ जानते हैं कि ये इसको अप्रोच कर सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारी तैयारी क्या होना है, प्रोग्राम लेवल में, फाइनेंस लेवल में, एनी 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 डिपार्टमेंट ऑफ आवर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी कार्यकर्ता है, उनमें क्या बदलाव आना है, सो दैट कि हम वो फंड को टैप कर पाए। नहीं तो जो वो सपोज कोई छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वो रायपुर जा रहे हैं, बिलासपुर जा रहे हैं, 2 जगह और ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, उनकी मापदंड जो उनकी है क्राइटेरिया, उसको जो फिलफिल कर पाएगा उसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। सो होता क्या है कि हम लोग बहुत अच्छा काम फील्ड लेवल में करते हैं, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है। आजकल आप लोग सुने होंगे, जिसके पास एफसीआरए की फंडिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल दिया कि फोरेंसिक ऑडिट करना है। हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डायरेक्टिव आ चुका है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से डायरेक्टिव आ चुका है, हम सिर्फ ऑडिट नहीं करेंगे, सिर्फ बिल वाउचर तक हम सीमित नहीं रहेंगे। हम लोगों का दायरा बढ़ गया है कि हम आपकी वो बिल वाउचर को हम आज इन्वेस्टिगेशन करके ही ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं कर रहा है, जो ऑडिटर ये नहीं कर रहा है, उसको लीगल नोटिस एमएचए की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से आ सकता है। सो वो सभी कुछ चीजें आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट ना हो तो आप लोग क्या करें। जैसे हम लोग अभी अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, बुक कीपिंग के बारे में जानेंगे, बजटिंग के बारे में जानेंगे। सो इसको कैसे वही टाइम पे हम इसको अच्छे से कर पाए। ऐसा नहीं कि कोई चीजें बढ़ गया, 2 नया प्रोजेक्ट आ गया तो हम उसमें और 5 लोग ले ले, 10 लोग ले ले, लेकिन उसमें क्या हम जो अपनी अभी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जा सके। सो उसके ऊपर हम देखेंगे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने के लिए, सो दैट आई कैन टेक मोर एंड मोर क्वेश्चंस। सो मैं उसको, सपोज किसी को फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, मेरे मेल आईडी सर के पास है, आप मेरे को मेल लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर सर के पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल आंसर, माय टीम विल आंसर। सो जो आज की जो विषय है, हम उसको 4 भाग में डिवाइड किए हैं। जैसे सर ने मेरे साथ मॉड्यूल शेयर किया था, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, बट मैं जानबूझ के रखा हूं कि ये समझने के लिए इजी होगा स्टेप वाइज, सो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हूं, बट आपकी मॉड्यूल के साथ ही हम लोगों का जो डिटेल्स है वो उसी में जाएगा। हम पहले डिस्कस करेंगे एक एनजीओ में अकाउंटिंग सिस्टम किस तरह से होना चाहिए। मीन्स हम लोग बहुत सारे अथॉरिटी को भी हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह। कभी इनकम टैक्स से स्क्रूटिनी आया, एफसीआरए से स्क्रूटिनी आया, पीएफ से स्क्रूटिनी आया, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं। सो बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे जो कागज पत्र है, वाउचर है, बिल है, वेरियस रजिस्टर्स है, वो किस तरह से मेंटेन होना चाहिए। वो रजिस्टर में पहुंचने के लिए हमें पहले बुक कीपिंग करना है। मीन्स हमें जैसे मैं जब ये उसको लिख रहा था तो मुझे याद आ रहा था, जैसे मधुमक्खी वो अपना बनाने के लिए, हनी बनाने के लिए, इतने प्योर हनी देने के लिए कितनी मेहनत उसके पीछे करता है। जो लोग उसकी खेती करते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ वो बोतल में हनी देखते हैं जो खाने वाले हैं। सो इस तरह से जो देखने वाले लोग हैं वो सिर्फ बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट देखते हैं, जो कि एफसीआरए में जरूरत है, इनकम टैक्स में जरूरत है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने लोग लगे हुए हैं, वो कैसे और अच्छी तरह से हो सकता है। जैसे हनी, जो कोई एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसकी हनी बहुत अच्छा होता है, लोग बोलते हैं इस तरह से, क्योंकि उसकी पीछे इतनी मेहनत लगा है वो प्यूरिटी लाने के लिए। सिमिलरली हमारा बुक कीपिंग इतनी अच्छी होगी, सो हमारा जो आउटपुट, जो बाहर दिखाने के लिए जो चीजें हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग, सब कुछ चीजें ठीक होगा। मीन्स उसको देख के, वो 3 कागज देख के हमारे बारे में दुनिया को पता चल पाएगा कि VYK क्या कर रहा है, आसरा क्या कर रहा है,
क्रेडिबिलिटी अलायंस क्या कर रहा है, वही 3 कागज शुड डिटरमिन, बट उसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। जबकि हमारे सभी काम पैसे के ऊपर ही निर्भर है, जैसे सर ने बताया और डॉक्टर हरीश ने पिछले एपिसोड ये में आप लोगों को इतनी अच्छे से समझाया है। सो वो सबके लिए हमें पैसे की जरूरत है। सो पैसा कहीं से भी आ सकता है, ग्रांट, डोनेशन, CSR, गवर्नमेंट डोनेशन, फॉरेन डोनेशन, किसी भी तरह से आ सकता है। बट वो पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाए, कैसे उसको वो पैसे का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाए, कैसे वो पैसे की स्थिति मीन्स आज की डेट में आपके हाथ में क्या पैसा है, किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्चा करना है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए करना है, किस अकाउंटिंग हेड के लिए करना है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाता है। सो जब तक वो बजट को हम नहीं समझेंगे, बजट को बना देने से नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इफेक्टिवनेस को हम लोग ना देख पाए टाइम टू टाइम बेसिस, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा इतना कुछ काम करके। सबसे एंड में आता है ऑडिट। आपकी जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि सभी के पास 12A की एग्जेम्पशन इनकम टैक्स से मिल रखा होगा। ये 12A की रजिस्ट्रेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, उसको जो भी इनकम होता है वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखा है, आप अपने 12A सर्टिफिकेट कभी पढ़ेंगे, उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स जो इतनी सारी काम, वो जो 3 पॉइंट मैंने बताया, अकाउंटिंग सिस्टम, बुक कीपिंग, अंडरस्टैंडिंग बजट, वो सभी कुछ करके जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, उसकी रिलेटेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसको कोई बाहर की ऑडिटर, जो आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, जिसको आपका बोर्ड अपॉइंटमेंट करेगा, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करे, उसको साइन सील करे, तब जाके वो मान्य होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन 12A को कंप्लाई किया है। सिमिलरली जिसके पास FCRA रजिस्ट्रेशन है, उनकी भी रूल्स है कि ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा, क्या रूल्स है उसको मानेगा, वो सब कुछ करेगा। सो ये जो 4 चीजें हैं, BOI ने इतनी अच्छे से जो मॉड्यूल बनाए हैं, ये किए हैं, आई रियली सैल्यूट कि आप लोग इतना NGOs के सेक्टर के, इस सेक्टर के लिए कर रहे हैं। सो ये जो चारों चीज दिया गया था चीजें, मैं उसके ऊपर जो भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगे मैं ट्राई करूंगा सभी के आंसर देने के लिए। हम शुरू करेंगे कि हम किस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम हो सकता है। आप लोग जो मीन्स थोड़ा बहुत पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, कि अभी भी जो कलकत्ता साइड में लोग होंगे जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ डील कर रहे होंगे, उनको जब मैं ये पहला सिंगल एंट्री सिस्टम बताऊंगा वो जान पाएंगे। द नेम इंडिकेट सिंगल एंट्री सिस्टम। दो तरह के सिस्टम है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो है उसमें एक ही जगह एंट्री होता है, मीन्स एक्सपेंडिचर, सपोज आपने कोई खर्चा किया है, वो बही खाता सिस्टम बोलते हैं। मीन्स उसमें सपोज आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, उसमें क्या होता है एक्सपेंडिचर में, सपोज आप गए बाजार से कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी का मटेरियल खरीद के लाए, एक्चुअली उसमें क्या होता क्या है, आपके पास आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सपोज आपने कोई कागज, पेन, पेंसिल, कोई वर्कशॉप है उसके लिए वो खरीद के लाए, लेकिन उसके साथ साथ ना एक दूसरी ट्रांजेक्शन भी हुआ, आपकी जेब से पैसे गए। लेकिन हम जब सिंगल एंट्री सिस्टम में बही खाता मेंटेन करेंगे, उसमें सिर्फ हम लिखेंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी पर्पस के लिए कितना पैसा किस दिन में खर्चा हुआ, कैश में खर्चा हुआ कि बैंक में खर्चा हुआ। सो वो है कि वो एक ही साइड की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सो अदर सिस्टम क्या है, दूसरा सिस्टम क्या है, दूसरा है कि डबल एंट्री। मीन जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन इनकर करते हैं, कोई भी आपकी पैसे का लेन देन होता है किसी भी कारण के लिए, उसमें 2 चीजें जो मैंने पहले बताया कि आपके पास प्रिंटिंग स्टेशनरी आपके पास आया, आप दुकान से पेन, पेंसिल, रबर खरीदे और उसको पैसा दिए।
सो उसमें 2 ट्रांजेक्शन हुआ। ये जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हम 2 चीजों को एंट्री करते हैं। 2 चीजों को एंट्री करने से हमें एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। फास्ट सिस्टम में हमें शायद कैश की, बैंक की पोजीशन उस दिन की ना मिल सके, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर मिल पाएगा। मीन्स हम हमारा कितनी खर्चा हुआ, कितनी ओरिजिनल पैसा था, कितनी खर्चा हुआ, कितनी क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम में जब हम बही खाता मेंटेन करेंगे तो हमें सभी कुछ चीजें एक टाइम पे मिल पाएगा, और हम लोग शायद सभी लोग उसी सिस्टम में मेंटेन कर रहे हैं। ये दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है? जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो एक इनफॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम है। कच्चा बिल होता है, कुछ होता है, उसको एक खाता में लिख देना, कोई एक स्प्रेडशीट में, एक्सेल शीट में बना के लिख देना। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ये हम लोग इसको जिस तरह से एंट्री होता है, इसमें कंप्लीट स्टेट ऑफ अफेयर्स मिलता है। हम कोई एक्सेल शीट की प्रिंट लेके सपोज इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाएंगे, वो मानेंगे नहीं। लेकिन हम सपोज अपनी कैश बुक, लेजर मैनुअली भी मेंटेन कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उसको भी वेरियस अथॉरिटीज वो मानेगा। जो सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए कोई इस तरह से सॉफ्टवेयर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है जो इस तरह से कर पाए। हम सिर्फ एक्सेल शीट वगैरह में कंप्यूटराइज भी मेंटेन करना चाहे मेंटेन कर सकते हैं, बट डबल एंट्री सिस्टम के लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और हम लोग शायद मोस्टली लोग टाली, बिजी, सैप, ये सभी चीजें मेंटेन करते हैं। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें सिर्फ बिल का ही एंट्री होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए हमने खर्चा किया, वो प्रिंटिंग स्टेशनरी में बुक हो जाएगा। कोई जर्नल की, जैसे जर्नल जो क्या है हम आपको अभी बता देते हैं। जर्नल ऐसे होता है, कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ, हम पहले वो पार्टी को अपने बुक में लेके आते हैं। सपोज किसी ने, कोई एनजीओ ने VYK में कोई सेमिनार किया, उनकी हॉस्टल फैसिलिटी यूज किया, उनकी हॉल फैसिलिटी यूज किया, उनकी कैफेटेरिया फैसिलिटी यूज किया। सो जो पेमेंट होता है, पहले जब हमारे पास VYK से बिल आएगा, हम एक जर्नल वाउचर पास करते हैं। जर्नल वाउचर पास करते हैं मींस हम उस एक्सपेंडिचर को मान्य देते हैं। वो एक्सपेंडिचर पास हो चुका है, हम कोटेशन लिए थे, उनसे अप्रूवल लिए थे, हमारी अथॉरिटी उसको अप्रूव किए थे। तो जैसे ही उनकी बिल आएगा, हम पहले उनको क्रेडिटर बना देंगे अपने बुक में। और जो भी अकाउंटेंट लोग बैठे हुए हैं, अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से बैठे हुए होंगे, हम लोग उनको पहले क्रेडिटर बना देते हैं अपने बुक में, और एक्सपेंडिचर को डेबिट कर देते हैं। मींस ये एक्सपेंडिचर हमारे बुक में खड़ा हो गया, हमें इनको देना ही है। और कुछ दिन के बाद जब देंगे, कैश और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, VYK को डेबिट कर देंगे। सो ये सिर्फ पॉसिबल है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में। लेकिन यही चीजें सपोज सिंगल एंट्री सिस्टम में होता, वो सिर्फ खर्चे को डेबिट कर देंगे। सो उससे पता नहीं रहता है आपने किसको दिया, इसके लिए क्या अप्रूवल था, ये इसके ऊपर कोई TDS कटना था, क्या होना था। सो ये सभी चीजें सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होता है, सो डबल एंट्री सिस्टम में होता है। मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में ही करते हैं। और मैंने जैसे बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में ये सभी चीजें नहीं होता है, इसके लिए कोई एरर भी हो पकड़ में नहीं आता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में आता है, बिकॉज फॉर एवरी सिंगल डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। आप मैनुअली भी मेंटेन करें, आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग 2 एंट्री होंगे। टाली में जैसे हम करते हैं वो अपने आप हो जाता है, बट मैनुअली भी कर रहे, डबल एंट्री सिस्टम में 2 एंट्री होता है। सो एरर इसमें कम रहता है। ये जब हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, उसमें मेथड ऑफ अकाउंट्स आता है। मीन्स आप किस मेथड में, मीन्स आपकी अकाउंटिंग की बेसिस क्या है, आप किस तरह से मेंटेन करते हैं। जब भी कोई ये चीजें आपको पूछे, हमारे जो
मैं भी पढ़ के आया था, आप लोग बहुत भी पढ़ के आए होंगे। हम जानते थे कि दो बेसिस है, एक है कैश बेसिस, एक है अक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस मींस जितना पैसा आपके पास आया, जितना पैसा गया, सिर्फ आप उसी को अकाउंट करेंगे। बहुत सारे फंडिंग एजेंसी आज की डेट में भी बता रहे हैं कि आपको कैश बेसिस में मेंटेन करना पड़ेगा। मींस उन्होंने जितने पैसे आपको दिए और आपने उनके बिहाफ में जितने पैसे खर्चे किए, आप बस उसी को ही अकाउंट फॉर करेंगे, उस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। सो जो हमारी इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट है, उसमें से रिसीट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बेसिस में ही बना हुआ होता है। आपके पास ओपनिंग में कितना पैसा था, कितना पैसा आपके पास आया, कितना पैसा आपका गया, कितना क्लोजिंग बैलेंस है। सो ये चीजें कैश बेसिस में है। लेकिन सपोज आप सोचे 31 मार्च में हम लोग सैलरी नहीं देते हैं मार्च की महीने की, हम लोग कभी भी सैलरी देते हैं वो महीना खत्म होने के बाद ही देते हैं। हम लोग कभी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाते हैं, ऑडिट हो जाने के बाद पैसा देते हैं। लेकिन सपोज हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, सपोज हम बैलेंस शीट, रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर कैश बेसिस में बनता है। हमारी जो सैलरी पेएबल है, हमारी जो रेंट पेएबल है, हमने किसी क्रेडिटर से कोई सामान लिया है जिसकी पैसा वो मंथ के बाद में जाएगा, सपोज वो 31 मार्च उस टाइम में आ जाए, हम लोग जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, सपोज जो कैश बेसिस में है, मींस जितना आया जितना गया उस बेसिस पे, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर, मींस जो संस्था की जो एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ है उसको डिस्प्ले नहीं करता है। क्यों? आपने दिखाया कि मेरे बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आपने दिखाया मेरी एसेट की वैल्यू 10 लाख रुपया है, लेकिन 31 मार्च हो गया, आपको पता है कि ये जो बैलेंस दिखा रहे हैं 5 लाख रुपया, इसमें से तो 4 लाख सैलरी मार्च का है जो देना है, उसमें से 50,000 रुपया कोई क्रेडिटर का है, 30,000 रुपया कोई ऑडिटर को देना है। सो आपके पास जो 5 लाख रुपया कैश दिख रहा है बैंक में, वो एक दिखाने के लिए है, बट वो इट इज ए कमिट, उसके लिए कुछ कमिटेड कॉस्ट है जो कि आप 31 मार्च के बाद देना ही देना है। सो आप जो बैलेंस शीट कैश बेसिस में बना रहे हैं वो आपकी ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर नहीं दिखाता है। ये जो चीजें कमिटेड कॉस्ट है उसको, जैसे मैंने बताया एसेट, सपोज एसेट आप 10 लाख रुपया में दिखा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर तो 31 मार्च में डेप्रिसिएशन भी है, क्योंकि कोई होगा कुछ, आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगा और वो सही वैल्यू में डिस्प्ले नहीं हो रहा है 31 मार्च में। जो कमिटेड हो गया मींस 31 मार्च में हम एक सैलरी टू सैलरी पेएबल की एंट्री जरूर पास करते हैं, रेंट टू रेंट पेएबल एंट्री पास करते हैं, ऑडिट फी टू ऑडिट फी पेएबल पास करते हैं, फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट एंट्री पास करते हैं। ये करना जरूरी है क्योंकि हम लोगों को ये चीजें कमिटेड है। सो अक्रूअल बेसिस में, उसको मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। सो ड्यू बेसिस में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। मैं क्यों आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि उसमें आपकी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसके साथ एक नोट्स टू दी अकाउंट जरूर होना चाहिए, जिसमें ये लिखा होना चाहिए आपकी बेसिस ऑफ अकाउंट क्या है, और वो बेसिस ऑफ अकाउंट कभी ना कभी आपकी गवर्निंग बॉडी की थ्रू ए रिजोल्यूशन पास होके अडॉप्ट किया गया हो। आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, फाइनेंस पॉलिसी है, उसमें ये लिखा हो कि आप अक्रूअल बेसिस में या कैश बेसिस में मेंटेन करेंगे। सो ये बहुत क्रुशियल है, आपको उसको उसी तरह से मेंटेन करना है। मैं ये जो चीजें हैं सेकेंड पेज, अभी जो आपके पेज में है, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है।
डिफरेंट फंडर आपको डिफरेंट बेसिस पे मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं, वो लोग आपके फंडर है तो आपको उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, अलग अलग फंडर के लिए अलग अलग बेसिस में। लेकिन जब आप ओवरऑली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का बनाए सो वो कैश बेसिस या अक्रूअल बेसिस में होना चाहिए। बट मेरा एडवाइस ये होगा कि आप लोग अक्रूअल बेसिस में ही आप अपनी अकाउंटिंग बेसिस में बनाइए बुक्स ऑफ अकाउंट, सो दैट कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपकी सही तस्वीर प्रेजेंट करेगा किसी के सामने। मैं आपको बताया जैसे वो पेबल्स ये सभी कुछ आपने बुक में लेके आना है, सो इसके लिए आपको अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में बनाना है। नाउ विल अभी हम बुक कीपिंग और फाइनेंशियल बुक कीपिंग मींस किस तरह से आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। जैसे वो हनी भी है, अपनी घर बनाता है, हनी कहीं से लाता है, उसको रखता है, वो सभी कुछ करता है और अल्टीमेटली वो प्योर हनी हमें देता है। इस तरह से आप कैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बाकी सभी चीजें रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, जो कि जितना अच्छा बुक कीपिंग करेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी जो इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट ये सभी उसी तरह से दिखेगा। सो जब तक आप डे टू डे बेसिस में मेंटेन नहीं करेंगे, आपकी जो बजटिंग की बात हम बाद में जाके कर रहे हैं वो भी प्रॉपर नहीं होगा। सिर्फ आपको एक बजटिंग करना है या आपकी फाइनेंस पॉलिसी में एक बजट चीजें हैं, आप उसके लिए सिर्फ वो खाना पूर्ति होगा, उसकी ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर पाएंगे सब, जबकि जब हम इसकी डे टू डे बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करेंगे। जो भी ग्रांट डोनेशन जो भी आया कि जो भी उस रिलेटेड खर्चा हुआ, होता क्या है कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बैंक स्टेटमेंट से एंट्री करते हैं। ये सभी चीजें यहाँ पे लिखा नहीं है, हो सकता है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जब जब 30 मंथ खत्म हो जाने के बाद बैंक स्टेटमेंट आता है उससे एंट्री करते हैं। उससे करने से बहुत सारा चीजें डिफीट हो जाता है जो ऑब्जेक्टिव है डे टू डे अकाउंटिंग। हम लोगों ने कभी हमारा चेक बुक देखा होगा प्रॉपरली, चेक बुक के साथ 3-4 पन्ने की कागज रहता है जहां पे हम लिखते हैं डेट, चेक नंबर, किसको दिया, कितना अमाउंट दिया, और एक साइड में एक छोटा उसमें बड़ा सा जगह खाली रहता है। शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे वो जगह खाली क्यों रहता है, क्योंकि बैंक जब बुक देता है, बैंक आपसे एक इंश्योर करता है कि आप जैसे ही चेक दे रहे हैं उसकी कैश बुक लेजर आप वही मेंटेन करें, जो कि हमारा वो 4 खाने के बाद वो किस पर्पस के लिए दिए वो नहीं लिखा जाता है, उससे भी एंट्री होता है आपकी टाली में, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो ये चीजें हैं कि लाइक आपको बहुत सारा मीन्स है जिससे आप डे टू डे कर सकते हैं, और इस तरह से करने से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट अप टू डेट रहता है। सपोज आपको कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 30th ऑफ सितंबर को देना है और आपकी अक्टूबर 10 तारीख तक भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं है, फंडर से 10 फोन आ रहा है, ऑडिटर के पास आप जब जा रहे हैं ऑडिटर ये बोल रहा है जब तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट नहीं करेंगे वो तो करके नहीं देगा, उसके बाद ऑडिटर बिजी हो जाता है, देन आपके साथ वो फंडर की एक बैड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। लेकिन सपोज आपको ये पता है, आपकी फाइनेंशियल कैलेंडर में ये लिखा हुआ है कि किसके पास क्या यूटिलाइजेशन कब जाना है, सो इसी अनुसार आपकी डे टू डे बुक्स ऑफ अकाउंट उस तरह से चल रहा है और आप उसको हर पीरियडिकली बजट के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। आप तभी मॉनिटर कर पाएंगे जब आपकी उसको आप डे टू डे बेसिस में मेंटेन कर रहे हैं। सो ये इंश्योर करना है आपको डे टू डे बेसिस पे इसको करना है। इसके अलावा जो लिस्ट आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे है उसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं, बट मैंने मोटा मोटा जो है हम लोग जो मेंटेन करते हैं, कैश बुक हो गया, मींस जो कैश रिलेटेड एक्सपेंसेस है, कैश बैलेंस है, बैंक से विड्रॉल है, बैंक डिपॉजिट है,
जो कैश रिलेटेड है वो कैश बुक में आता है, जो बैंक बुक है वो बैंक रिलेटेड जितनी सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स है, कहीं से पैसा आया, किसी को आपने बैंक से पेमेंट किए, किसी को आपने कोई बैंक में इंटरेस्ट आया, कोई चेक बाउंस हुआ, वो सभी कुछ चीजें आपकी बैंक बुक में आना चाहिए। हम किसी को चेक दे दिए हैं लेकिन वो पर्सन ने चेक जमा नहीं किया, जब आप वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो चीजें होता है कि आप हर महीने पीरियडिकली आप अपनी बैंक बुक को बैंक की बैंक बुक के साथ मैच करते हैं और उसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी में पता चलता है कि कोई चेक आपने इश्यू किया, 3 महीना हो गया, जिसको आपने इश्यू किया था उसने चेक जमा नहीं किया है। सो वो चेक को आपको रिवर्स करना है। जब तक आप उस चेक को आप वो बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनाएंगे, बैंक बुक को अपडेट नहीं करेंगे, तो आपको ये पता भी नहीं रहेगा कि वो तो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, वो पैसा जो आपकी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है ये गया नहीं। ये सभी चीज के लिए आपको ये सभी चीजें अप टू डेट डे टू डे बेसिस में करना है। जर्नल क्या है मैं आपको बताया हुआ हूं। लेजर जो है कि लाइक कोई भी एक्सपेंडिचर का बैलेंस क्या है, कोई भी एसेट की बैलेंस क्या है, मींस एक हेड में जो हम कैश बुक और बैंक बुक के थ्रू जो खर्चे करते हुए जाएंगे, जो रिसिप्ट आता हुआ जाएगा, वो उसकी स्टेट ऑफ अफेयर्स मींस उसकी बैलेंस क्या है, उसकी हेड के अंदर कितनी खर्चा हो गया, लेजर हमें बताते हैं। हमें जितने सारे बिल्स रिसीट्स है जो सभी आता है वो भी हमें प्रॉपरली फाइल करना है, क्योंकि इसकी बारे में आगे बताया नहीं गया है तो मैं यहीं पे बता देता हूं। गुड प्रैक्टिस के लिए हम हर फंडर वाइज मेंटेन करते हैं, हर फंडर की बिल्स अलग होते हैं। जो कोई कॉमन बिल होता है वो बिल के ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि इस अमाउंट से किस प्रोजेक्ट को कितना पैसा हम लोगों ने एलोकेट किया है। कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड बिल है, गुड प्रैक्टिस के लिए एक स्टाम्प बनना चाहिए, उसमें ये स्टाम्प लग जाना चाहिए कि ये जो बिल है, ये बिल हमने सपोज ब्रेड फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए ही खर्चा किया है, सो ये ब्रेड फॉर द वर्ल्ड में बुक है, सो दैट कि ये बिल गलती से भी कोई अदर प्रोजेक्ट में बुक ना हो जाए। कोई भी बिल हमारे पास आता है, हमें एज ए अकाउंटेंट ऑल्सो, एज ए फाइनेंस डिपार्टमेंट पर्सन ऑल्सो, हमें उसको चेक करना है क्या ये पर्सन जो बिल दिया है, ये बिल की जेन्युइननेस कितना है। ये बिल में सपोज जीएसटी चार्ज हुआ है जिसके ऊपर हमने 18% दिया है, क्या ये जीएसटी नंबर सही है, क्या जो कोटेशन में हमने लिखा था कि हमने कोटेशन में दिया था कि हमें फिनाइल के बोतल 15 रुपया में खरीदना है, मास्क 5 रुपया में खरीदना है, सैनिटाइजर 2 रुपया में पाउच खरीदना है, जो उसने कोटेशन दिया था, जो कोटेशन अप्रूव हुआ था, जो परचेज ऑर्डर इशू हुआ था, क्या उस बेसिस में ये बिल है। ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकता है। क्या ये जो बिल आया है ये इसकी जेन्युइननेस क्या है, क्या ये बिल के साथ जो सामान आया है, क्या जिस पर्सन ने सामान को रिसीव किया है, क्या उसने ऑथेंटिकेट किया है कि हाँ ये बिल के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैंने रिसीव कर लिया, उस स्टोर रजिस्टर में एंट्री हो गया। हम लोग जो कोई ऑडिटर्स या कोई इवैल्यूएटर्स आपके पास आते हैं, ये आपकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, क्या ये सभी चीजें एग्जिस्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि जब आज ए फंडर सपोज कोई आपको पैसा देना चाहेगा, वो पहले देखेगा कि मेरा पैसा इस संस्था के पास कितनी सिक्योर्ड है। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, जिसके पास एफसीआरए है, सभी लोगों को रिन्यूअल प्रोसेस में जाना है अभी बहुत वेरी सून, और जो भी वहां से रिन्यूअल प्रोसेस मींस इस बार एक इंक्वायरी प्रोसेस के थ्रू जाएगा, पिछले बार की तरह इस बार इतना इजी नहीं होगा। आपकी जो इंक्वायरी प्रोसेस होगा, ये आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर दिखाइए। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जिस तरह से हम मेंटेन करते हैं,
एक एक्सेल शीट में वो सभी मान्य नहीं होगा। आपको प्रॉपरली हार्ड कॉपी में ये सभी मेंटेन करना होगा और आपको रखना पड़ेगा एक प्रिकॉशनरी मेजर कि ये पूछ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर हम एक्सेल शीट में मेंटेन कर देते हैं, उसी के ही प्रिंट लेके दिखा देते हैं। आज पर रूल 4 ऑफ एफसीआरए आपको इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को हार्ड कॉपी में मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी ऑडिटर से उसको सील साइन करवाना पड़ेगा। सो ये सभी चीजें एक प्रॉपर ये के लिए आपको रखना पड़ेगा। सो ये सभी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं। कोई भी फाइनेंशियल बुक कीपिंग के बाद फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस मीन्स उसके ऊपर सिर्फ बैलेंसेस आता है। जैसे मैंने लेजर बताया, वो हर लेजर की डेबिट क्रेडिट होके बैलेंस शीट जैसा चीजें आता है। दोनों साइड उसकी टाली होता है, क्योंकि ओपनिंग क्या था, कितना आया, कितना गया, क्या क्लोजिंग है। ट्रायल बैलेंस एक अप्रूवल बेसिस में बनता है, किसी को देना है, किसी से लेना है, वो सभी कुछ चीजें। सो वो एक ट्रायल बैलेंस बनता है जिसके आधार पे, जिससे फिगर लेके हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, जो हमारी कितना पैसा हमने इनकम किया, कितना पैसा एक्सपेंडिचर किया, उसके बारे में बताता है अक्रूवल बेसिस में। इनकम एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अक्रूवल बेसिस। बैलेंस शीट मीन्स एक पर्टिकुलर डेट में आपके पास क्या बैलेंस था। ये आपकी जनरल फंड हो सकता है, आपकी कैपिटल फंड हो सकता है, आपकी फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं, इन्वेस्ट है, करंट लायबिलिटी हो सकते हैं, करंट एसेट्स हो सकते हैं, जो कि बैंक कैश, इसमें क्या पैसा था एक पर्टिकुलर डेट में। सो बैलेंस शीट shows the state of affair at a particular date. रिसीट पेमेंट अकाउंट मैं आपको बताया कैश बेसिस में बनता है, जो कितने रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, मीन्स कितना आया, कितना गया, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बताता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मीन्स आपकी कितनी खर्चे हुए डोनर की पैसे से, वो भी आपको जिस तरह से डोनर ने बताया होगा अक्रूवल बेसिस की कैश बेसिस आपको उसमें बनाना पड़ेगा। हर फंडर ये पूछता है, कभी भी रिपोर्ट देते हैं, बजट वेरिएंस रिपोर्ट मींस क्या बजट था, आपकी क्या एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी परसेंटेज ज्यादा हुआ, फंडर ने क्या आपको अलाउ किया था, 5%, 10%, कितने वेरिएशन हो सकते हैं, किस प्रोजेक्ट में किस एक्टिविटी नहीं हो पाया, उसकी क्या रीजन था। आप अपनी प्रोग्राम डिपार्टमेंट के साथ पूछेंगे आपने क्यों नहीं कर पाया ये प्रोग्राम। फंडर को पूछ सकते हैं क्या कोविड हो गया, ऐसे कुछ हो गया, एफसीआरए चेंजेस आ गया, तो हम इसको क्या आगे लेके खर्चा कर सकते हैं। सो ये सभी चीजें वेरिएंस रिपोर्ट से ही पता चलता है, पीरियडिक वेरिएंस रिपोर्ट से। बट ये सब कुछ चीजें डिपेंड करता है बुक कीपिंग, आपकी क्वालिटी ऑफ बुक कीपिंग, कि आपकी बुक कीपिंग कितना मजबूत है। आपने जैसे हनी भी अच्छी फूल से वो हनी लिया तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, या आपने वो हनी बी को बिठा के उसको चीनी का पानी पिला दिया, गुड़ का पानी पिला दिया, वो उससे मिठाई लेके बना रहा है जो हनी, वो सिर्फ चीनी और गुड़ लगेगा, उसमें कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे, वो हनी बिकेगा नहीं। वो जब उसको बोतल में रखेंगे, नीचे चीनी बैठ जाएगा, वहीं से पता चल जाएगा ये चीनी और गुड़ खा के ही ये हनी बनाया गया है। सो इस तरह से कोई इवैल्यूएटर आपके पास आएगा, कोई ऑडिटर आएगा, कोई स्टैट्यूटरी लाइक आपको इनकम टैक्स में आप जाएंगे, एफसीआरए में जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये बुक को तो बनाया गया है रात भर में। ऑडिटर को भी वो पता लगेगा, इवैल्यूएटर को भी पता लगेगा। लेकिन आप सपोज इसको डे टू डे बेसिस में कर रहे हैं, गलतियां भी हो रहा है, उसको जेबी के थ्रू करेक्ट भी कर रहे हैं, तो उसको पता चलेगा कि ये हनी भी आपने काम किया है 6 महीने का, इसके लिए इतने प्योर हनी बना है करके। सो वो सब के लिए हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट यही सभी चीजें उसमें से बनना पड़ता है, यही सभी चीजें, ये मेनली यही होता है। और अदर भी स्टेटमेंट होता है जो फंडर रिक्वायरमेंट होता है, ये होता है, बट बेसिकली यही होता है। सो हम लोग इसके ऊपर भी मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम लोगों को पता है कि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम
या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग इसको काम करते हैं, वो स्टैटिक हो सकता है, हम टाली यूज कर रहे हैं, बिजी यूज कर रहे हैं, सैप यूज कर रहे हैं, वो हम लोग एक ही जगह बैठ के उसको एंट्री कर सकते हैं, या हम अलग अलग जगह, और ये कोविड के बाद जूम ये जिस तरह से सभी हो रहा है, आजकल सब कुछ वर्चुअल हो गया। कोई उड़ीसा में बैठ के एंट्री कर रहा है, उसी उसी सेम टाली में एंट्री हो रहा है, कोई बैंगलोर में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है। सो ये सभी कुछ चीजें हो सकता है, आप वर्चुअली भी मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप अपने घर से लॉगिन करके आपकी अकाउंट्स देख सकते हैं, फाइनेंस सिस्टम देख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस है कि स्पीडीली ये चीजें होता है, एक्यूरेटली होता है, एफिशिएंट है, क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं व्हेन यू आर यूजिंग ए, हम जब वो कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहता है। जब आपको सीईओ बोलते हैं कि ये पैकर्ड का प्रोजेक्ट है, हंगर का प्रोजेक्ट है, कि प्लान इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है, कितना पैसा है, किस हेड में पैसा बचा हुआ है, आपकी प्रोग्राम डिपार्टमेंट बोलता है, सो आपकी टिप्स पे रहता है, आप इसको फट से दे सकते हैं। टाली के अंदर बजट भी आप बजट फिगर भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो टाली के अंदर से ही आपको कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, वो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना, उस टाली को, उस सॉफ्टवेयर को इफेक्टिवली, ऑप्टिमली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रियल टाइम यूजर इंटरफेस, जिस टाइम में कोई इंडिया से बाहर बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो आपकी सपोज कोई दिल्ली में बैठ के रात को 12 बजे भी एंट्री करता है और आपने 5 बजे ऑफिस बंद करके चले गए हैं भुवनेश्वर में, वो आपको वही टाइम का ही फिगर दिखाएगा, क्योंकि 12 बजे भी एक एंट्री हो चुका है। सो रियल टाइम में हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम में करेंगे, सो ये हो सकता है। हम बुक कीपिंग के दौरान क्या करें, क्या ना करें, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को रेगुलरली अपडेट कीजिए, एक्यूरेटली कीजिए। जो ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको आप, कोई भी बिल है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अलग अलग डोनर के लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन करना चाहिए। आजकल तो ये एफसीआर ने भी परमिट कर दिया, फंडर भी चाह रहे हैं डिफरेंट बैंक अकाउंट। सो आप अलग अलग फंडर के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट बना सकते हैं। जो भी बैंक में आपकी ऑनलाइन भी पैसा आ जाता है कि आप चेक भी जमा करते हैं, इंश्योर कीजिए कि आपकी पैसा था, कौन सी फंडर का था। जो भी ट्रांसफर हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक, उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉपर्ली टाइमली बनाएंगे, वो भी आप ग्रिप में रख पाएंगे। कोई आप डिफरेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज कोई बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा है, कोई चैरिटी रिलेटेड हो रहा है, कोई लाइवलीहुड के ऊपर हो रहा है, सो आप डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट करके ये कर सकते हैं। जो भी आपकी ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने टाइम आपकी जो लीगल कंप्लायंसेस है, 10,000 से ज्यादा कैश एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आप उसको, आपको ये जानना चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल को आप 30,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, आपको टीडीएस कटना चाहिए। आपकी 20 से ज्यादा 10 से ज्यादा एम्प्लॉई है तो आपको ईएसआई लेना है, 20 से ज्यादा एम्प्लॉई है तो आपको ईपीएफ में जाना है, बेसिक 15,000 से कम नहीं होना है। तो ये सभी चीजें आपको आज फाइनेंस, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, ये सभी कुछ चीजें आपको जानना चाहिए। आपकी बजट क्या है, आपको किस तरह से खर्चा करना है, आपकी प्रोग्राम एक्सपेंसेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या है। हम लोगों ने 29 सितंबर के बाद बहुत लोगों ने आपको रूल 5 ऑफ एफसीआरए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में बताया होगा। 50% था, वो भी 20% हो गया। सो कौन सी एक्सपेंसेस आपकी एफसीआरए रूल 5 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्या प्रोग्राम एक्सपेंडिचर है, किसको सैलरी दे रहे हैं, उसकी सैलरी एडमिन में जाएगा कि प्रोग्राम में जाएगा, आज पर एफसीआरए, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। आप कोई मिंगलिंग ऑफ फंड मत कीजिए, एफसी पैसा नॉन एफसी में घुसा दिया, नॉन एफसी एफसी में कर दिया, वो सब भी नहीं कीजिए। डे टू डे अकाउंटिंग आप नहीं करते हैं, आपने जेब से पैसा खर्चा करके सामान खरीद लाए, उसको वहीं के वहीं वर्कशॉप में स्पेंड हो गया, आप आके बिल दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन जब एंट्री कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में कैश नहीं था, पैसा तो आपने अपने जेब से दिया, तो एक नेगेटिव बैलेंस कैश में आ जाएगा। सो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है।
जो लेजर है, कैश बुक है, बैंक बुक है, बैंक स्टेटमेंट है, उसकी पीरियडिक रिकंसिलेशन आपको करना चाहिए। सो फिनेंशियल मैनेजमेंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद जो चीजें आता है कि आपकी जो पैसा है आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, और दूसरा है कि आपकी जो बजट है, जो बजट आपने प्रिपेयर किया है, जो अप्रूव हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल बजट और आपकी प्रोजेक्ट बजट, आप इसको किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। हमें क्यों ये करना है? क्योंकि हम आज एन एनजीओ, हम लोग डोनर की फंड के ऊपर डिपेंडेंट है। सो हमें डोनर को हम अकाउंटेबल है। आज एन ऑर्गेनाइजेशन वो लोग मीन्स हमें आज एन एनजीओ 12A का रजिस्ट्रेशन हमें मिला है। सो वो 12A में जो रजिस्ट्रेशन मिला है उसमें हमारा कोई भी पैसा हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन एक कंपनी सपोज 100 रुपया प्रॉफिट बनाता है, उसको 30 रुपया टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आज एन एनजीओ हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो लोग हमें डोनेट करते हैं उनको 50% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, जिसके पास एटीजी है। सो हम लोग सिर्फ डोनर को नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी हम लोग अकाउंटेबल हैं। सो इसके लिए हमें अपनी फिनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। हम लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो प्रोडक्टिव डिसीजन होना चाहिए। हम लोग सपोज कोविड आ गया और उस टाइम में गवर्नमेंट चाह रहा है कि, बहुत लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने कोविड के लिए रिपोर्ट किया है एमएचए को। लेकिन उस टाइम में सपोज सभी लोगों को लेटर आया, लेकिन वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट किए, जबकि वो काम कर रहे थे। क्या आप जो काम कर रहे थे ये कोविड की तहत, क्योंकि उसमें ये भी लिख के आया कि आप इंडियन फंडिंग से भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपको एफसीआरए में रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या हमने ये चीजें जाना और ये डिसीजन लिया कि ये कोविड की जो फॉर्म है इसमें ये जा सकता है? सो इस तरह से जो चीजें हैं हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट कि वी कैन टेक द डिसीजन। जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की है, क्या जो हमें कोई फंडिंग मिल रहा है, क्या ये हमारी ऑब्जेक्टिव, हमारे विजन मिशन के साथ अलाइंड है? जब भी कोई इवैल्यूएशन, प्री फंडिंग इवैल्यूएशन होता है, वो लोग पहले देखते हैं आपकी विजन मिशन स्टेटमेंट। क्या आप जो पैसा इस संस्था से मांग रहे हैं, क्या इस एक्टिविटी आपकी विजन मिशन के साथ अलाइंड है? ये जरूर देखते हैं। सो कोई भी फंडिंग, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, बिकॉज आपको पैसा कोई दे रहा है, हमें उस पर कूद नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि क्या ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड है। अदरवाइज आपको बहुत सारे अथॉरिटी है जो आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एफसीआरए में लिखा हुआ है कि उसमें 4-5 कैटेगरी है। आपको उसमें से दिखना पड़ेगा कि आप सोशल में रजिस्टर्ड है, कल्चरल में रजिस्टर्ड है, कि इकोनॉमिक में रजिस्टर्ड है, या सभी में है। सो आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप जब सोशल में रजिस्टर्ड है, क्या आप कल्चरल का काम कर सकते हैं? या आपको किसी फंडर ने पैसा दे दिया, उसको इतना पता नहीं था, आप वो काम कर गए, आपको एफसीआरए से क्वेश्चन आ सकता है। सो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि मेरा ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन का, हमने ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया, क्यों आए, क्यों हम काम कर रहे हैं। सो ये चीजें हमें क्लैरिटी रहना है। क्रेडिबिलिटी अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग जानते हैं। वो जब किसी को इवेलुएट करता है, सर्टिफिकेट देता है, वो बहुत सारा चीजें देख के देता है। मैं भी जब मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सोचा कि हरीश जी को जानता हूँ, उनकी प्रेसिडेंट, हम लोग वो सभी को जानते हैं, तो हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। हरीश जी ने 6 महीना से ज्यादा लगा दिया और ढेर भर के कागज ले गए, फिर अल्टीमेटली मेरे ऑफिस आ गए सब कुछ देखने के लिए। इतनी इजी नहीं था प्रोसेस, बट
वो सर्टिफिकेट अभी हम जिसको दिखाते हैं कि कहीं फंडर को बोलते हैं तो कि हमें क्रेडिबिलिटी अलायंस से हमें एक्रेडिट हुए हैं, उनकी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हमारे तरफ आ जाता है, क्योंकि चलो क्रेडिबिलिटी अलायंस ने किया होगा तो इनकी जरूर बहुत सारा चीजें कुछ अच्छा होगा। सो सिमिलरली आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल में पहुंचने के लिए आपको ये सभी चीजें करना पड़ेगा, सो दैट आपकी आपकी कंप्लायंसेस, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपकी इंटरनल कंट्रोल सब कुछ स्ट्रांग होना है, सो दैट आपकी क्रेडिबिलिटी, आप एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है और आपको उस तहत दिखा जाएगा, वेदर इट इज फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और फ्रॉम ए फंडर। और सबसे एंड में ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल के लिए, जैसे ही हरि जी ने लास्ट टाइम में बताया था फंडिंग के लिए, सो फंड रेजिंग एफर्ट वो चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू आर डिपेंडेंट। बहुत ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गए सितंबर 29 के बाद। सेक्शन 7 ऑफ द एफसीआरए एक्ट गॉट अमेंडेड, सब ग्रांटिंग नहीं हो सकता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली डिपेंडेंट थे एफसीआरए फंडिंग के ऊपर, जो उनको इंडिया के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा था, सभी लोग बंद हो गए। सो फ्यूचरिस्टिक होना है, मीन्स कोई भी आज की डेट में भी कोई बोले दंत मंजन के बारे में बात करता है, गांव में जाइए, वो बोलेंगे मैं भी कोलगेट करके आया हूं, मैं लाइफ बॉय लगा के आया हूं। वो लगा के आया होगा लॉक साबुन, वो बोलेगा लाइफ बॉय। पतंजलि में करके आया होगा, वो बोलेगा मैं कोलगेट करके आया हूं। ये क्योंकि ये दिमाग में बैठा हुआ है। सिमिलरली क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइज जो इस तरह से करते हैं, जो बनाते हैं, उनकी रिसर्च डेवलपमेंट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है उस ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे और बेहतर कर किया जाए। सो आपकी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो फंड रेजिंग डिपार्टमेंट, वो ये देखे कि किस तरह से हम लोगों को रीच कर पाए। फेस टू फेस फंड रेजिंग, मैं सामने मेरे जो बैठे हुए हैं, मैं कैसे उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कन्विंस कर पाऊं, उनको बोल पाऊं जो अच्छा काम हम कर पाए, सो दैट दैट पर्सन वो कन्विंस हो, हमें कुछ पैसा देके जाए। सो वो लाइक वो आजकल तो बहुत तरह से हो गया कि लोग क्राउड फंडिंग ये वो। सो इस तरह से आप किस तरह से लोगों को टैप कर पाए, उनके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी को पहुंचा पाए, सो दैट वो आपको पैसा दे। सो फंड रेजिंग एक्टिविटी चलते रहना चाहिए। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते करते जो लीगल है, मैं बहुत सारा चीजें इसमें बता दिया हूं, बट लीगल पार्ट मैंने बता दिया, बट एथिकल प्रैक्टिस मीन्स कोई गुड गवर्नेंस, मीन्स हम जब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी के तहत सपोज मैं कहीं से कुछ चीजें परचेज कर रहा हूं जो मेरी बेटी का है, उनकी दुकान है, या मैं कोई एक बिल्डिंग हायर कर रहा हूं जो मेरी मिसेस के नाम पे है, मैं कोई पर्सन को हायर कर रहा हूं जो मेरी रिलेटिव होते हैं, ये सभी चीजें दीज आर नॉट एथिकल प्रैक्टिसेस। ऐसे बहुत सारा इंस्टेंसेस हो सकते हैं। सपोज ऐसे हो रहा है, सपोज मैं मुझे पता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक खाने पीने का जो साधन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने की साधन है, मैं सपोज ये चीजें चार्ज कर रहा हूं प्रोजेक्ट को, क्या मैं ये चीजें फंडर को बता रखा हूं? क्या मैं कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी है? क्या हमारा कोई व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी है? क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी बोर्ड मेंबर को जा रहा है या रिलेटिव को जा रहा है, इसकी डिस्क्लोजर फॉर्म 10B ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न जो ऑडिटर साइन करता है, फॉर्म 10B, क्या उसमें ये डिस्क्लोजर है? तो ये सभी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा टू बस एक एथिकल प्रैक्टिस मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं क्विकली मैं अभी और 5 मिनट में इसको कंप्लीट करूंगा, सो दैट हम ज्यादा क्वेश्चन ले पाए। सो अल्टीमेटली द एंड इज बजट।
ये सभी चीज करने के लिए जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप एक्टिविटी कैसे करेंगे? वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें क्या आएगा, व्हिसिल ब्लोअर की पॉलिसी का क्या होगा? सो बजट जो है, लाइक हमें कितनी, कभी भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम देते हैं, हम एक बजट एस्टिमेट देते हैं। सो बजट क्या है? बजट ये है, ये एक एस्टिमेट करते हैं, मीन्स वो हम क्या पैसा लाएंगे और कैसे वो पैसे को खर्चा करेंगे। सो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना है, प्रॉपर नॉलेज होना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड होना है। जैसे कभी भी आप लोग ज्यादा जानते हैं कि कभी भी कोई चीजें होता है, इस तरह से कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल देना होता है, सो हमारा एक स्टडी होता है, फील्ड स्टडी होता है, सब कुछ ये करके हम एक कॉन्सेप्ट नोट बनाते हैं। वो कॉन्सेप्ट नोट प्रोग्रामेटिक होता है ज्यादातर। सो वो काम करने के लिए क्या पैसा लगेगा, उसकी एक फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेट हम बनाते हैं, जो हम फंडर को सबमिट करते हैं। ये सबमिट हो जाने के बाद ये चीज को हम प्रॉपर प्लानिंग और उसकी कैसे प्रॉपर कंट्रोल, बजट मैनेजमेंट के थ्रू हम पहले प्लानिंग करते हैं किस तरह से पैसा खर्चा करेंगे, और उसी तरह से ही हम पैसा खर्चा करते हैं। हर पीरियडिकली हम वो कितना बजट था, कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, क्या रीजन है, ये सभी कुछ चीजें हम बजट मैकेनिज्म के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं, जान पाते हैं, सो दैट कहीं पे ज्यादा भी खर्चा हो रहा है उसकी रीजन क्या है, कम खर्चा भी क्यों हुआ उसकी रीजन भी क्या है, हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। कोई चीजें हमें लग रहा है कि तेल की पैसा बढ़ गया, पेट्रोल की पैसा बढ़ गया, तो हमें ये जो एक्टिविटी करना था, कोई सामान लाना था, उसका रेट बढ़ गया, उसकी बजट कम था, अभी हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, तो हम इससे फंडर से अप्रूवल भी ले सकते हैं। सो बजट किस तरह से, बजट दो तरह का होता है, एक टाइम बेसिस में होता है, एक फंक्शन बेसिस पे होता है। फंक्शन बेसिस, जो टाइम बेसिस में है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बजट होता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की 5 साल की बजट बनता है। आप लोग कासा जैसा ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने होंगे, उनका हर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, इस तरह से उनकी भी 5 साल की बजट होता है। मीन्स 5 साल में वो ऑल ओवर इंडिया में क्या करेंगे, फिर वो 5 साल की बजट को वो 1 साल का, 6 महीने का, उस तरह से ब्रेकअप होता है, जो अल्टीमेटली 1 महीने का बजट बन जाता है, 1 क्वार्टर की बजट बन जाता है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन की होल, मीन्स लाइक आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड बजट भी होता है। जैसे कोई फंडर ने पैसा दिया, उसकी बजटिंग होता है। सपोज 5 फंडर ने पैसा दिया, उसके साथ साथ आज एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, उसकी बजटिंग होता है। सो वो जितनी आपकी प्रोजेक्ट फंडिंग की, फंडर की बजट प्लस ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर एक्सपेंसेस है, वो सबको लेके आपकी मास्टर बजट बनता है। जो बजटिंग मेथड है वो किस तरह से हो सकता है, वो जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। मींस आप एक कोई नया काम जब करने जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, अभी कहीं पे कोविड हो गया, उसके बाद आप कहीं एक फील्ड में जा रहे हैं, आप वो फील्ड में काम करना चाहते हैं, सो वो जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। मींस आपके पास कोई आधार नहीं, आप सिर्फ एस्टिमेशन पे भी कि ये काम करेंगे, आपने एक कंसेप्ट नोट बनाया, उसमें ये बनाया कि एक्टिविटी क्या क्या करेंगे, उसकी आउटकम क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, वो सभी कुछ चीजें आप लिखेंगे, क्या आउटपुट होगा वो लिखेंगे। वो करने के लिए आपको क्या पैसा खर्चा होगा, वो आप उसी टाइम से ही शुरू करेंगे। आपको कोई पीछे की एक्सपीरियंस नहीं होता है उस तरह से एक्टिविटी के लिए, वो जीरो बेस्ड बजटिंग है। ट्रेडिशनल बजटिंग क्या है, पीछे का क्या था उस पे थोड़ा सा और परसेंटेज बढ़ा दो, वो इस साल की बजट बन गया। कुछ चीजें जो इस साल में चेंजेस आया है, कोविड आ गया, एफसीआरए चेंज हो गया, ईपीएफ में चेंजेस आ गया, पेट्रोल की रेट बढ़ गया, सो उसको लेके हम बजट बना देते हैं। सो वो लास्ट ईयर की बजट की बेस पे होता है।
इंक्रीमेंटल बजट जो है, इसमें क्या है कि कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ जो पीछे के साल में था उसमें कुछ बढ़ा के भेज दो, which is not actually correct। बहुत टाइम होता है कि फंडर को जब हमें कोई सेकेंड फेज की हमें देना पड़ता है मिस कॉन्सेप्ट नोट, बजट, उसमें क्या होता है कि हम लोग सिर्फ वो पीछे की चीजें लेके उसमें बढ़ा के हम दे देते हैं, बट वो उस टाइम में फंडर को पता रहता है, फंडर जान जाता है कि आपको सिर्फ वो फंडिंग लेना है करके आप इस तरह से सबमिट कर रहे हैं, आपने कोई रिसर्च नहीं किया, जो आउटपुट जो आउटकम पीछे साल की आपने दिया था उसकी अचीवमेंट क्या हुआ वो डिस्कस नहीं हुआ और आपने उसको बस दे दिया। सो ये सभी चीज हमें ध्यान में रखना है सो दैट कि हम कोई प्रॉपर बजट मैनेजमेंट कर पाए, प्रॉपर बजट सबमिट कर पाए। अदरवाइज जो हम सबमिट भी कर रहे हैं, सबमिट कर देंगे लेकिन वो एक प्रॉपर नहीं होगा, वो एक मीन्स एक्चुअल बजट नहीं होगा। आप 100 रुपया किसी से मांग लेंगे, 80 रुपया भी खर्चा नहीं कर पाएंगे, तब आपको फंडर पूछेगा कि इसका मतलब है आपने जो फ्यूचरिस्टिक बजट दिया था वो कोई उसकी कोई बेस ही नहीं था। सो जो बजट सब कुछ अप्रूव हो जाने के बाद आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो आप एनुअल बजट एंड प्रोजेक्ट वाइज जो बजट है ऑपरेशनल बजट उस तरह से बनाएंगे। इन बुक कीपिंग यहाँ पे फिर आता है, आप डे टू डे अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। जो भी एक्सपेंडिचर होगा डे टू डे मेंटेन करेंगे, क्यूमुलेटिव मेंटेन करेंगे। जो बजट और एक्चुअल उसको पीरियडिक वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, उसकी रीजन जानेंगे। प्रोग्राम डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोहेसिव होना चाहिए, दोनों मिलके बैठना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए क्यों क्या रीजन है एक्सेस और शॉर्ट पेमेंट का। ये सभी कुछ चीजें आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। सो बजट उसके लिए आपको बजट मॉनिटरिंग सीट प्रॉपरली मेंटेन करना है, वो एक्सेल सीट में कर सकते हैं, टैली में एंट्री करके कर सकते हैं। सो ये सभी कुछ चीजें करने के लिए आप सपोज टैली में इसको मेंटेन कर लेंगे या जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें कर लेंगे, सो आपको इसको मैनेज करने के लिए इजी रहेगा। बजट बनाने के टाइम, मैनेज करने के टाइम आप क्या करें क्या ना करें। जो बजट बना रहे हैं वो किसी भी चीज एक मीन्स उसको वो जैसे मैंने बताया कि उसकी प्रॉपर बेस होना चाहिए। आपको नॉलेज नहीं है, आपने बना दिया, किसी कंसल्टेंट से बना दिया, कहीं सबमिट करवा दिया और फंडिंग भी उसी में अप्रूव हो गया, आप उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये आपको जो मैंने बताया क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी दायरे से आपको बाहर निकाल देंगे फंडर। जो आप कर रहे हैं इसके लिए जो कंसेप्ट नोट दे रहे हैं आप उसकी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आप उसको प्रॉपरली आप उसको ऊपर आपकी ग्रिप होना चाहिए। जो बजट प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो छोटे पीरियड के लिए होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो कि आपने एक बड़ा पीरियड करके दे दिया एंड यू डू नॉट नो कल को कोई कोविड आ गया कि एफसीआर चेंज हो गया कि कुछ हो गया। जो प्रोग्राम टीम को आपको फिर मैं बोला कि दोनों जब इकट्ठे नहीं बैठेंगे, प्रोग्राम वाले और फाइनेंस वाले, जो बजट बनेगा जो आप जो सबमिट करेंगे वो एक्चुअली नहीं होगा, वो प्रॉपर नहीं होगा। जो बजट है उसकी जो आपको जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट आया उसमें क्या चेंजेस आ गए क्या हुए, जैसे कोई पैंडेमिक आ गया, कोई चीजें को कॉस्ट प्राइस किसी की इंक्रीज हो गया जो कि आपको डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। सो वो सभी चीज को आप ध्यान रखना चाहिए। जरूर आप अपनी प्रोग्राम टीम के साथ डिस्कशन करके इसको बनाना चाहिए। बजट ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो हो गया, बजट बीच में चेंज भी हो सकता है फॉर सम रीजन, जो कि आप अपने फंडर को इंटीमेट करके आप कर सकते हैं। जो बजट बनाने के टाइम आप सिर्फ जो आपकी डे टू डे कॉस्ट है इसकी ध्यान ना रखें, आपको कोर कॉस्टिंग
या आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि जैसे आपकी रेंट है, आपकी कोई ऐसा सैलरी है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं है, वो सभी चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लीगल कंप्लायंस है, लाइक बहुत लोग बजट बनाने के टाइम ऑडिट की ध्यान नहीं रखते हैं, एफसीआर रिन्यूअल में 5,000 रुपया देना है उसकी ध्यान नहीं रखते हैं। ये सभी कुछ चीजें जो जो ऑनलाइन, जैसे आप टीडीएस की जमा करेंगे क्वार्टरली, उसमें आपको कुछ पैसा देना जमा करना पड़ता है। ईपीएफ की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, वो नहीं होता है। बहुत सारे जब हम बजट बनाते हैं, हम सिर्फ सैलरी प्रोविजन कर देते हैं, हम ये नहीं प्रोविजन करते हैं कि सैलरी के ऊपर पीएफ भी देना पड़ेगा, ईएसआई भी देना पड़ेगा। सो इसकी प्रोविजन हम वो सैलरी के अंदर नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो वो ऑडिटर आता है वो खुद ही बोल के चला जाता है कि ये लोग नॉन कंप्लायंस किए हैं ईपीएफ ईएसआई में। और आप सब लोगों को पता होना चाहिए 12वे रिन्यूअल इज आल्सो ड्यू। आपकी जो 12वे एटीजी रजिस्ट्रेशन है वो भी ड्यू है आपकी इसी अप्रैल में। और उसमें क्या होगा कि आपका कोई भी आपके अंदर आपने कोई नॉन कंप्लायंस किए हैं, आपके 12वे चला जाएगा। सो ये ईपीएफ ईएसआई का प्रोविजन भी आपकी बजट के अंदर होना है एम्प्लॉय का, जब सैलरी के लिए बजट करेंगे। द लास्ट इज ऑडिट। मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। ऑडिट इस तरह से एक फंक्शन है जो कि अल्टीमेटली जो आपने साल भर काम किया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए, उसको सर्टिफाई करेगा ये सही है या गलत है। मीन्स ऑडिटर जब साइन कर, 3 तरह की ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फंडर ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मींस जो आपकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है, वो आपकी एनुअल रिटर्न के साथ जमा होता है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है। सो आपको वो साल में एक बार होता है। इंटरनल ऑडिटर को आपकी मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट कर सकता है, वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, आपकी इंटरनल कंट्रोल में कहाँ है, कंप्लायंस में, ये मैनेजमेंट को इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट देता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, वो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसकी दायरे में ऑडिट करता है। आजकल ये हो गया है कि बहुत सारा फंडर भी अपना ऑडिटर अपॉइंटमेंट करते हैं। सो वो डोनर आपकी ऑडिट करते हैं, वो डोनर फंड की ऑडिट करते हैं और उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट देते हैं। उस बेसिस पे आपकी आगे पैसा मिलना ना मिलना तय है। सो ये सभी चीजें जो उसमें है कि जब आप कोई फंडर ऑडिट आता है तो आपको वो ये देखता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी ग्रांट एग्रीमेंट के साथ था, आपने उसको कंप्लाई किया है कि नहीं किया। नहीं किया है तो वो एक रिपोर्ट फंडर को देता है, आपको भी देता है। उस बेसिस पे आपकी पैसा आगे मिलेगा ना मिलेगा वो डिपेंड करता है। ये 2 स्लाइड है बस, आई थिंक विल कंप्लीट। सो ये नेक्स्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत कॉमन है जो कि हम लोग इसको नहीं कर, मीन्स इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। जो भी आपकी कॉमन कॉस्ट एलोकेशन पॉलिसी है, मीन्स सपोज आपकी सेक्रेटरी साहब जो है वो सपोज सभी प्रोजेक्ट को देखते हैं, लेकिन उनको जो सैलरी मिलता है वो किस तरह से एलोकेट करना है वेरियस प्रोजेक्ट के अंदर। आपकी जो ऑफिस रेंट है उसको आप कैसे एलोकेट करेंगे सभी प्रोजेक्ट के ऊपर। आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपकी ऑडिट एक्सपेंसेस, आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की चार्जेस, वो किस तरह से एलोकेट करना है सभी प्रोजेक्ट के ऊपर। सो इसके लिए आपकी कोई पॉलिसी होना है, कॉमन कॉस्ट एलोकेशन पॉलिसी, जो कि आपकी मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड होना है। और ये आप अपने फंडर के साथ भी शेयर किए हुए हैं और वो उसी तरह से आपको अप्रूव किया है, सो दैट कि आप उसको अलाउ कर सकते हैं। सो ये जो है कि ये किस तरह से होना चाहिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप अलोकेट करेंगे, जो अलाउबल कॉस्ट है और जो कॉस्ट की अलोकेबल है
जो कॉस्ट को आप अलोकेट कर सकते हैं वो रीजनेबल होना चाहिए और वो कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। उसमें से एक है कि सैलरी एलोकेशन, मैंने बता दिया कि जो भी आपकी कॉमन सैलरी है, कॉमन कॉस्ट है, इसको किस तरह से आप इसको अलोकेट करना चाहिए, उसकी प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए। सबसे एंड में है कोई भी ग्रांट क्लोजर होता है, ये हम ज्यादातर लोग नहीं बनाते हैं, बट जितने सारे आप जब एक ग्रांट क्लोज होता है, ये एक होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो जो ग्रांट कंडीशन था, क्या आपने उसको सब कुछ फुलफिल किया है, टाइमली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, एक्टिविटी रिपोर्ट, जो भी फंडर की रिक्वायरमेंट था, क्या आपने इसको सबमिट किया है, क्या एक क्लोजर फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्लोजर रिपोर्ट फंडर को सबमिट हुआ है, जो कि फंडर ने डूली एक्नॉलेज किया है। ऐसा ना हो कि 3 साल के बाद कोई फंडर से एक लेटर आ जाए कि आपके पास हमारे इतनी पैसे पड़े हुए हैं, या आपने जो एसेट हमारी पैसे से क्रिएट किया था, as per the agreement you are supposed to हमें उसको रिटर्न करना था, आपने वो पैसा दिया नहीं। सो ये सभी चीजें क्लोजर ऑफ ए ग्रांट होना बहुत जरूरी है। सो ये सभी चीजें जो भी आपने वो फंडर के पैसे से इंटरेस्ट ऑन किया, वो सभी कुछ चीजें आपको उनसे लेना, जरूर लेना, उनको रिपोर्ट करना है। एंड एंड में एक नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम द फंडर आपके पास आना है। नियमित संसाधनों के बिना संचालित संस्था किस तरह से लेखा संधारण करे या बजट बनाए? देखिए कि हमने कल भी मैं कहीं पे था एंड मैं यही क्वेश्चन पूछा था वहां पे, क्या हमने एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया, हम इसमें एक कंडीशन होता है कि हम ग्रांट डोनेशन इनकम ये करेंगे, लेकिन जब वो 7 लोग सोसाइटी में या 3 लोग या 2 लोग एक ट्रस्ट में जब ये बनाते हैं, वो उनको आप देखेंगे उसमें वो जो पहला डीड होता है उसमें फिजिकली साइन करते हैं। ट्रस्ट डीड में मैजिस्ट्रेट के सामने साइन करते हैं, मींस दे टेक ए ओथ। वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ये संस्था बना रहे हैं, हम ये ऑब्जेक्टिव, ये पर्पस के लिए बना रहे हैं, हमारी विजन ये है, ये विजन को अचीव करने के लिए हम इस रास्ते में, ये मिशन में हम चलेंगे और ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। इनकी ऑब्जेक्टिव नहीं था पैसा ला के करना। इन्होंने जब ये संस्था बनाया था, इन्होंने ये ओथ लिया था कि हम ये 7 लोग करेंगे। सो वो जब ये 7 लोग करने के लिए चले, तो जिस दिन इन्होंने इसको रजिस्टर्ड ही करवाया, एक वकील को या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे दिए होंगे, वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फ्री में कर दिया होगा, 51 रुपया दिए होंगे वो जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड करवाए। सो वो पैसा भी कहां से आएगा, उसको हरीश जी देंगे कि साहू देगा कि अजीत जी देंगे? हम सपोज एक संस्था बना रहे हैं, ये भी हमने सोचा है कि जब वो मांगेगा मैजिस्ट्रेट वहां पे पैसा, वो कौन जेब से निकल, हु इज कैरिंग कैश। सो वो सपोज आपकी संस्था में इस तरह से नहीं है, आपको किसी के पास जाना है पैसा मांगने के लिए, वो पहले देखेगा आपकी क्या सिस्टम चल रहा है। सपोज जो आपकी संस्था में आएगा, वो देखेगा कि आपकी ये 51 रुपया का खर्चा भी ठीक से मेंटेन नहीं हुआ है। आप यूपी में मैं इवैल्यूएशन के लिए जाता हूं, उनके हर 5 साल में रिन्यूअल होता है, हर रिन्यूअल की फी रहता है, बट वो रिन्यूअल की फी की रिसीट कैश बुक में एंट्री दिखाओ नहीं मिलेगा। जब व्हेन इट इज डे टू डे अकाउंटिंग, आपने 51 रुपया दिया वहां पे, वो सेक्रेटरी ने जेब से भी दिया है कि अकाउंटेंट ने दिया है, वो ऑफिस में आके 51 रुपया मांगेगा, वो पर्ची लगाएगा, वो कैश बुक में होना चाहिए, रिन्यूअल चार्जेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सो आपकी सपोज ये सिस्टम नहीं है, आपने पैन कार्ड बनाया ऑर्गेनाइजेशन का, 62 रुपया दिया, 62 रुपी। आजकल वो क्रेडिट कार्ड से जाता है सपोज
और मंजुनाथ जी ने दिया है कि अपूर्वा जी ने दिया है, सपोज वीओआई का कोई पैन कार्ड गुम हो गया था, नया बना रहा है, सो ये कहीं एंट्री होना चाहिए। सो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया फंडर आता है, वो देखेगा कि आपने किस तरह से, आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी वो क्या है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कोई पैसे के लेन देन के टाइम आप क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। जो 51 रुपया आपने दिया वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का, क्या आपकी जो पहला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना उसका एक्सपेंडिचर की साइड में रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 51 रुपया, डोनेशन फ्रॉम हरीश जी बोर्ड मेंबर 51 रुपया ही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। सो मैं जैसे बताया, बुक कीपिंग मीन्स वो बी कीपिंग है। वो प्रॉपरली वो तुलसी से हनी ले रहा है कि नीम से हनी ले रहा है कि करण से हनी ले रहा है कि क्या चीनी से हनी ले रहा है, वो क्वालिटी डिपेंड करेगा। करंज की जो हनी है वो लाखों में भी बिकता है, और वो चीनी में से जो हनी बनता है, गुड़ में से जो हनी बनता है, उसको कोई लेता ही नहीं है। सो आप कोई संस्था बनाने जा रहे हैं, ये आपकी मीन्स वो जो मेन जो स्तंभ है, जो आपकी जो आप जो उसकी नींव रखेंगे, वो नींव है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप अपनी बायलॉज पढ़ेंगे, उसमें ड्यूटी ऑफ द ट्रेजरर लिखा होगा। ट्रेजरर क्या करेगा, कोई सोसाइटी की आप उठाए, उसमें लिखा हुआ होगा ट्रेजरर की डे टू डे कैश बुक रखेगा, डे टू डे ये करेगा, वो वही साइन करेंगे। मेनी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरीज आर नॉट ऑथराइज्ड, बट ट्रेजरर का काम है खजांची, उसकी काम है कहीं से पैसा आएगा, कहीं जाएगा, किस तरह से जाएगा, वो जाते टाइम आते टाइम क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये रखेंगे। बजटिंग ये लिखा हुआ रहता है। और हमारे लिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आपके लिए वही आपकी गीता है, वही आपकी बाइबल है, वही आपकी कुरान है। कुछ भी चीजें होगा, हमारा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है हमारी बायलॉज। सो उसमें रूल्स रेगुलेशन, सो हमें ये जरूर रखना है। आपकी नए जितने भी नए ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि सीएसआर फंडिंग जितनी इंडिया में है वो एफसीआरए फंडिंग को बीट कर जाएगा अनदर 2 इयर्स। लेकिन तभी आपको पैसा मिलेगा जब आपकी ये सभी चीजें सही है। हो सकता है कि 2 एंट्री है, बट वो 2 एंट्री के लिए आपकी कैश बुक, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी कुछ होना चाहिए, प्रॉपर ऑडिट होना है। ऑडिटिंग की बात करते हुए कुछ प्रतिभागियों का है क्वेश्चन कि गलती से कुछ हमारा रिपोर्टिंग, अगर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग है, और या कुछ खर्चे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमारे पास फंड नहीं है और उसका रसीद भी नहीं है, तो क्या हमें उसका पहले से ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए या फिर हमें उसका अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना चाहिए? सपोज मैम ये ऑर्गेनाइजेशन 12A के तहत रजिस्टर्ड है, इट इज मैंडेटरी कि इनको ऑडिट करवाना है। वो बिना ऑडिट का, बिना रिटर्न फाइल का इनका तो वो मींस 12A ही कैंसिल हो जाएगा। वन ऑफ द कंडीशन इज दे हैव टू गेट मींस उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को उनको ऑडिट करवाना है। सपोज हमने कोई जेब से पैसा खर्चा किया, तो वो बुक के थ्रू रूट होना चाहिए। सपोज वो गए थे, अभी कहीं पे देखे और मास्क खरीदे और बांट दिए, लेकिन जब मास्क खरीदे, सपोज मैं कोई और संस्था का सेक्रेटरी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ कि मेंबर हूँ, मैंने जो मास्क खरीदा, मैंने वो दुकान से बिल लिया, सपोज मैंने वो दुकान में बिल भी नहीं मिला, सो मैं एक कच्चा कागज में लिख के दे सकता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर प्लेस में, इस जगह में मैंने दिया, और 2 फोटो रख ले वो बच्चों को मास्क देते हुए, लोगों को मास्क देते हुए, वो उसी के साथ वो सपोर्टिंग लगा सकते हैं। और आज की डेट में इसको इनकम टैक्स भी मान रहा है। ज्यादा से ज्यादा होगा उस दिन के न्यूज़पेपर पकड़वा के किसी को मास्क देते हुए आप एक फोटो खींच लीजिए,
सो वो डेट भी आएगा, सब कुछ आएगा, वो पता लगेगा कि आपने सचमुच का किया है। सभी के मोबाइल में आजकल कि आप गूगल लोकेशन क्या होता है वो ऑन कर लेंगे, उसमें भी फोटो में पता चल जाएगा किस टाइम में आपने बांटा है, किस दिन में बांटा है। सो सपोज इस तरह से कोई खर्चा आप अपने जेब से दे के खर्चा कर रहे हैं, उसको आप संस्था में डोनेशन दिखाइए। बैंक अकाउंट एक खोलिए, बैंक अकाउंट में पैसे को जमा कीजिए, वहां से खर्चा कीजिए, तब जाके आपको फंडर मानेगा कि आपकी कोई पॉलिसी है, आपकी कोई सिस्टम है। इट मींस व्हाट इज क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। ये काम जो करेगा वो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। आपकी कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा है कि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन ज्यादा है, ये उसकी तहत ये चीजें क्वालिफाई करेगा। और फंडर की एक आस्था बनेगा, फंडर की एक विश्वास बनेगा, उनको कॉन्फिडेंस बनेगा आपको देने के लिए। अगर हम बात करें कि क्या एक संस्था में मल्टीपल कैश बुक हो सकते हैं, और इसी के साथ ही मैं एक और ऐड करना चाहूंगी कि बजट अगर हम जब बना रहे हैं तो उसमें हमारे फोकस फैक्टर्स क्या होने चाहिए, मतलब प्रायोरिटी अगर हम रखें कि या मैंडेटरी अगर हम रखें तो वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए। जैसे आपने बताया कि कैश बुक अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो एक से ज्यादा फंडिंग मैनेज करते हैं, जिसके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है, वो उनको आज की डेट में बहुत सारा फंडर इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मींस कैश बुक, लेजर, बैंक बुक आप अपनी अलग कीजिए। सो इट इज नेचुरल कि सभी आप एक से ज्यादा कैश बुक आप मेंटेन करेंगे। लेकिन मैं जब आपकी कैश वेरिफिकेशन करने चाहूंगा, सपोज मैं आपकी ऑडिटर हूं, मैं आपकी कैश वेरिफिकेशन करना चाहूंगा, 5 कैश बुक की फिगर को जब मैं टोटल करूंगा, आपकी फिजिकल जो कैश है वो उसके साथ टाली होना है, क्योंकि आपकी जो कैश बॉक्स है उसमें पैसे रखे हुए होते हैं। हम सपोज उसमें से गिनेंगे, सपोज 5,550 वहां से मिल रहा है, तो आपकी जो क्लोजिंग कैश बैलेंस उस दिन का है वो उसके साथ मिलना चाहिए। सो आप अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। जो आप बजट की आप पूछ रहे हैं, बजट जो है कि आज की डेट में जो होता है कि लाइक वो बजट में हम कोई एक्टिविटी करना है, हम फंडर बेस्ड बजट बनाते हैं। से सपोज मुझे कोई एजुकेशन के ऊपर करना है, हेल्थ के ऊपर करना है, लाइवलीहुड के ऊपर करना है, सो आप लोग उसमें क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, क्या पैसा होने से होगा, इस तरह से आप बजट बनाते हैं। लेकिन ये जब हम ये बजट बनाते हैं, मैं कुछ चीजें आपको एग्जांपल देता हूं जो हम भूल जाते हैं। सपोज आपकी एक बिल्डिंग है, सपोज क्रेडिबिलिटी अलायंस उनकी वहां पे बड़ा सा बिल्डिंग उन्होंने लिया है, जिसके ऊपर वो सपोज 25,000 30,000 रुपया रेंट दे रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट में हम रेंट को रिकवर नहीं करते हैं। रिकवर इन द सेंस, आप जब ये फंडर से डिस्कस कर रहे हैं, सो आपको ये उनको प्रोजेक्ट में होना चाहिए कि वो 25,000 में से आप फोर्ड फाउंडेशन से 5,000 रुपया लेंगे, आप कोई दूसरे प्रोजेक्ट है उससे 10,000 रुपया लेंगे। ये आपको उस प्रोजेक्ट में अलोकेशन मीन्स वेयर यू कैन लोकेट, मीन्स सपोज वो प्रोजेक्ट के अंडर उसने अप्रूव किया है, हम 25,000 दे देंगे। सो 25,000 दे देंगे मीन्स वो आपको अलोकेट कर दिया है। सो 25,000 आप डायरेक्ट फोर्ड फाउंडेशन से ले सकते हैं। लेकिन अपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस मीन्स आपकी जो कोर एक्सपेंसेस है, आप उसको पोर्शन करेंगे, छोटा छोटा करके, हाउ यू कैन अपोर्शन द जो फिक्स्ड कॉस्ट है। सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, सपोज क्रेडिबिलिटी अलायंस का, सपोज हम लोग ऑडिट करते हैं, सब जब हम ऑडिट फी बिल देते हैं, हम कोई प्रोजेक्ट को नहीं देते हैं, हम क्रेडिबिलिटी अलायंस को बिल देते हैं कि हमारा 50,000 ऑडिट फी है, आप हमें दीजिए। सो क्रेडिबिलिटी अलायंस ने जब ये बजट बनाया, हम तो फोर्ड फाउंडेशन के भी ऑडिट कर रहे हैं, हम कोई दूसरे का भी कर रहे हैं, किसी तीसरे का भी कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा वो कहां से लाएंगे, कहां से देंगे? जब ये भी उनको दिमाग में रखना है। जब आप हम लोग कोई सैलरी की
प्रोविजन करते हैं, बजट बनाते हैं। अब सपोज कोई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, उनकी 10,000 सैलरी है, हम क्या किए 10,000 उसमें प्रोविजन कर दिए। हम ये भूल गए कि 10,000 के ऊपर हमें पीएफ भी देना पड़ेगा, हमें ईएसआई भी देना पड़ेगा। और जब 10,000 हम फिक्स कर रहे हैं कि 7,000 हम फिक्स कर रहे हैं, उस टाइम में हम ये भूल गए कि यहाँ इस स्टेट में मिनिमम वेजेस तो 12,000 रुपया है। सो मिनिमम वेजेस एक्ट को भी आप वायोलेशन नहीं कर सकते। कोई पीएफ की कैलकुलेशन मिनिमम वेजेस से कम नहीं हो सकता है। सो ये सभी चीजें जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी डायरेक्टर सैलरी है, सपोज सेक्रेटरी है, वो किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करता है, लेकिन वो सब प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करते हैं। सपोज उनको कोई सैलरी मिलता है, सो क्या उनको टाइम शीट के अनुसार हम उनकी सैलरी को अलोकेट करते हैं? क्या हम हर बजट में इस तरह से, हमारे एक अकाउंटेंट है 10 प्रोजेक्ट देख रहा है, सो अकाउंटेंट की सैलरी क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं? हर बजट में हम लिख रहे हैं पार्ट टाइम अकाउंटेंट सैलरी। सो ये सभी चीजें हैं, और भी बहुत सारे चीजें हो सकता है इसमें, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हेन वी प्रिपेयर ए बजट, वी शुड बी वेरी कंप्रिहेंसिव बट इंक्लूड्स एवरीथिंग। अदरवाइज वही फंडर से ही ऑडिटर आएगा, वो बोलेगा आप ईपीएफ ईएसआई का वायोलेशन कर रहे हो, आप सैलरी तो दे रहे हो, पीएफ नहीं दे रहे हो। So those things we need to always remember, always keep in mind. एक मेरा सवाल ये था सर, क्योंकि मैं ये सुन रहा था नया हमारा अकाउंट खुल गया है एसबीआई में एफसीआरए का, और जो पुराना हमारा अकाउंट है जिसमें हमारे पैसे पड़े हुए हैं, तो क्या वो अपने आप पैसे नए अकाउंट में आ जाएंगे या उस पे अप्लाई करना पड़ेगा या उनको कुछ बताना पड़ेगा? क्या छोटा सा इस पे सर, वो स्टेट बैंक की एसओपी आपने देखा होगा। स्टेट बैंक बोला है मैं सिर्फ विदेशी पैसा एक्सेप्ट करूंगा, कोई भी पैसा बाहर से आए, क्योंकि अभी तो इंडिया से आ नहीं सकता है। सो वो सिर्फ विदेश से कोई पैसा आ रहा है तो वो स्टेट बैंक में आएगा। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं आया है जो सीएसआर की मनी, जो सीएसआर की जो फॉरेन कंपनी है उससे, सब जैसे कोका कोला पेप्सी से ऐसे पैसा आ रहा है तो स्टेट बैंक के पास आया नहीं है, वो सिचुएशन आया नहीं है। सो जो पैसा आपकी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, बहुत लोगों की एफडीज भी होंगे अलग बैंक में, सो वो सभी कुछ पैसा जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट आपकी एफसी बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक को छोड़ के, उसी बैंक अकाउंट में आएगा, वहां से ही खर्चा होगा। इसके लिए सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप FC 6C सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एसबीआई खुल जाने के बाद, उसमें एक आपको पूछा जाएगा वेदर you want to continue the existing FCRA bank account as a utilization account। आपको वहां क्लिक करना पड़ेगा, तब वो खुलेगा, तब जाके आपको लिखना पड़ेगा, तभी होगा। अदरवाइज गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम करेगा आप वो अकाउंट को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये करने के बाद जब आप FC 6 सबमिट करेंगे तो आपको एक लेटर आएगा जिसमें आपकी पहले जो अभी की बैंक अकाउंट है वो लिखा रहेगा, उसकी वहां नीचे लिखा रहेगा दिस अकाउंट इज रिप्लेस्ड बाय एसबीआई की डिटेल लिखा रहेगा, और फिर नीचे वही अकाउंट लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा दिस कैन बी यूटिलाइज्ड यूज्ड एज एन यूटिलाइजेशन अकाउंट। सो अपने आप वो ये इतनी कार्य के बाद वो यूटिलाइजेशन अकाउंट तभी जाके बनेगा, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। इसी के लिए गवर्नमेंट आपको मांग रहा है कि एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द बैंक कि नो एफसी मनी विल बी रिसीव्ड इन दिस बैंक अकाउंट डायरेक्टली। वो सील लग के आपको देना है, और कब वो अकाउंट खुला था वो भी देना है, तभी जाके आप FC 6C फाइल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सीधा डायरेक्ट असाइनमेंट पे जाएंगे हम। दो हमारे पास असाइनमेंट है एज यूजुअल। एक तो बजट बनाने, बुक कीपिंग
वित्तीय प्रतिवेदन और वित्तीय ऑडिट के बारे में आपकी प्रमुख सीखें क्या रही। उसको इंग्लिश में जो जो आज वर्ड थे, जो आज के बारे में आपको संक्षेप में और सॉलिड जो जिसको क्या बोलते हैं उसका संक्षिप्त में गुण जो बातें थी आपकी प्रमुख सीखें, उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। और इसके बाद मॉड्यूल की आपकी सीखों के आधार पे उसमें आपका मेन ये है कि आप उसको कैसे अपने इन सीखों को अपने संगठन के लिए वित्तीय प्रबंधन मैट्रिक्स एक तैयार करना है आपको, कि इसमें कैसे कैसे, जिसको हम आगे के अभी उसमें देखेंगे। ये आपके हर एरिया में आपकी प्रमुख जो सीखें रही उसके बारे में चर्चा करनी है। हाँ, और सेम जैसे पीछे भी हमने देखा है, बजट बनाने में हमारे संगठन की स्थिति क्या, हमारे आगे की तैयारी क्या रहेगी, हमारे संगठन के लिए इसकी कार्यसूची क्या रहेगी, सारे इसमें जितने आपके लिए दिए हुए हैं इस पे आपके अपने विचार हमें लिखना है। किसको भेजना है, कब तक भेजना है, सेम यही चीज इंग्लिश पे आपको बताया गया है राकेश जी को, rakesh@vykonline.org पे 24 मार्च से पहले आप इस पे जमा कर दें। कोई समस्या आपके पास हो तो आप राकेश जी से या किसी भी टीम मेंबर से बेधड़क आप वो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले विश्व युवा केंद्र और बॉस की तरफ से सभी प्रतिभागियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। इसके साथ ही साथ मैं बॉस टीम को, जिनके सौजन्य से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है, खास करके ओपी गोयल जी, जांगड़ा जी, उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से मैं साहू जी का प्रतिभागियों की तरफ से, बॉस की तरफ से और विवा की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि सर आपने बहुत ही सरल रूप में और बहुत ही सारगर्भित रूप में आपने इस सेशन को अच्छे से लीड किया और बहुत ही लोगों को समझ में आया। बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि आपने सर बहुत ही अच्छा सेशन चलाया, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। और सभी प्रतिभागियों का एक बार से फिर से धन्यवाद, और विशेष रूप से हरीश जी का, उदय सर का और अजीत सर का और पूरे विश्व युवा केंद्र की टीम का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना पूरा समर्पण भावना से इस कार्य में लगे रहे और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और अभिषेक जी जो हमारे अकाउंट मैनेजर हैं, उनका भी विशेष आभार, क्योंकि उनके लिए भी ये फर्स्ट लर्निंग है और हमारे आशा है कि वो इस चीज को और आगे ले जाएंगे। एक बार सभी प्रतिभागियों को और अपने टीम को और सर को दिल से आभार। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.